अब देखो बच्चों, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और ये है हमारा क्या, एसिड बेस इंडिकेटर्स। ओके, तो हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करें इससे पहले हम एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, एसिड बेस टाइट्रेशन। क्योंकि ये जो इंडिकेटर्स हैं ये इसी एसिड बेस टाइट्रेशन से रिलेटेड हैं। तो पहले मैं इसको डिफाइन कर दूं कि ये होता क्या है एसिड बेस टाइट्रेशन। तो ये है डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन ऑफ concentration of unknown solution by solution with known concentration। ये है इसका डेफिनेशन कि किसी अननोन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को ऐसे सॉल्यूशन से डिटरमाइन करना जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है, नोन है। ठीक है, इसे बोला जाता है टाइट्रेशन। इफ टाइट्रेशन टेक्स प्लेस बिटवीन एसिड एंड बेस, then it is called acid base titration। समझ गए बच्चों कि जब ये टाइट्रेशन एसिड और बेस के बीच में होता है तब हम इसे बोलते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। 4 टाइप्स के होते हैं ये। अगर आप इनके टाइप्स में जाओगे तो एक तो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। ठीक है, सपोज यहां पर HCl ले लिया जाए और NaOH, इनके बीच में टाइट्रेशन चलता है। अब इनमें से किसी एक की कॉन्सेंट्रेशन चाहे HCl की पता हो और या फिर NaOH की पता हो और या फिर अननोन भी हो सकती है, तो किसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है उसके बेस पर हम उसका टाइट्रेशन करेंगे। दूसरा होगा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस टाइट्रेशन। ठीक है, तो ये जैसे है स्ट्रॉन्ग एसिड मींस जैसे यहां पर हम ले लें HCl और वीक बेस NH4OH, इनका टाइट्रेशन हो। ठीक है, तीसरा है स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड टाइट्रेशन। सपोज CH3COOH और प्लस NaOH, इनके बीच का टाइट्रेशन है। और चौथा हो सकता है वीक एसिड प्लस वीक बेस टाइट्रेशन। जैसे यहां पर लिया गया है CH3COOH और एक NH4OH। तो ऐसे 4 टाइप्स के एसिड बेस टाइट्रेशन होते हैं। इनमें से किसी एक कंपोनेंट की कॉन्सेंट्रेशन नोन होनी चाहिए और एक किसी की अननोन, तब उनके बीच में टाइट्रेशन करके अननोन कॉन्सेंट्रेशन को हम नोन सॉल्यूशन के थ्रू कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो इंडिकेटर की बात करते हैं। अब हम एसिड बेस इंडिकेटर्स, ओके, कि ये क्या है। देखो एसिड बेस इंडिकेटर्स मीन सब्सटेंस या कंपाउंड्स होते हैं, सब्सटेंस which are substances which are used for detection। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट। एंड पॉइंट जानते हो, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट, एंड पॉइंट ऑफ एसिड प्लस बेस टाइट्रेशन। समझ गए बच्चों कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनका यूज एसिड बेस टाइट्रेशन में एंड पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट उसके डिटेक्शन के लिए किया जाता है, उनको बोला जाता है क्या, एसिड प्लस बेस
इंडिकेटर्स। ओके, जैसे हम देखेंगे यहाँ एग्जांपल में है फिनोल्फ्थलीन है, फिनोल्फ्थलीन। ओके, इसी तरह से मिथाइल ऑरेंज हो गया। मैन ये दो इंडिकेटर सबसे ज्यादा यूज होते हैं किसके लिए बच्चों? फिनोल्फ्थ मतलब एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए। ओके, अब हम आते हैं इनमें कि इन इंडिकेटर्स का किस तरह से कॉन्सेप्ट है, किस बेस पर इनको इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है, किस तरह से सब्सटेंस यूज होते हैं। तो देखो इनका जो इंडिकेटर का जो थ्योरी है, ठीक है, कि ये किस तरह से टाइट्रेशन में एंड पॉइंट को डिटेक्ट करते हैं, किस बेस पर हम किसी भी टाइट्रेशन के एंड पॉइंट को समझ सकते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि इंडिकेटर जो है थ्योरी क्या है। तो देखो बच्चों, इंडिकेटर की जो थ्योरी है मेन ये है कि ये जो इंडिकेटर होते हैं किस तरह से अपना किसी मतलब एसिड बेस टाइट्रेशन में जो है एंड पॉइंट डिटेक्ट करते हैं। तो ये है कि जो कलर चेंजिंग है, मतलब कहें कि जो कलर होता है, कि ये कहें कि सॉरी ये है कि इंडिकेटर जो होता है, इंडिकेटर चेंज्ड द कलर ऑफ सॉल्यूशन एट एंड पॉइंट। समझ गए बच्चों कि जैसे ही एंड पॉइंट आता है ना, इंडिकेटर पूरे सॉल्यूशन का कलर चेंज कर देता है। और ये जो कलर चेंज है, कलर चेंज जो होता है, कलर चेंज ऑफ सॉल्यूशन ड्यू टू आयोनाइजेशन, ओके, आयोनाइजेशन ऑफ इंडिकेटर, the unionized फॉर्म, जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म है इंडिकेटर का, अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर हैज डिफरेंट कलर देन आयोनाइज्ड फॉर्म। समझ गए बच्चों कि इंडिकेटर एंड पॉइंट में कलर चेंज कर देता है सॉल्यूशन का, और इसी से हमें एंड पॉइंट डिटेक्ट हो जाता है। लेकिन अब आता है कि ये क्यों होता है ऐसा? तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इंडिकेटर एंड पॉइंट पर आयोनाइज्ड हो जाता है, और इसके आयोनाइज्ड फॉर्म और अनआयोनाइज्ड फॉर्म इन दोनों के कलर अलग अलग होते हैं। देखो कैसे, जैसे ये है HPH, मैं इसको फिनोल्फ्थलीन बोलूं, ठीक है, ये है अनआयोनाइज्ड फॉर्म। समझ गए ना कि ये क्या है, इसका अनआयोनाइज्ड फॉर्म। हम इसको H स्मॉल h ऐसा लिख लें। जब ये आयोनाइज्ड होता है तो बनता है H+ और ये हो गया PH-। अनआयोनाइज्ड फॉर्म जो होता है कलरलेस होता है, और यहां पर ये जो होता है, ठीक है, ये किस कलर का होता है? पिंक कलर का। तो जैसे ही हम यहाँ बेसिक मीडियम आएगा, मतलब ये वाला जो इक्विलिब्रियम है इस तरफ शिफ्ट होगा इन बेसिक मीडियम, कि जैसे ही बेसिक मीडियम आएगा HPH आयोनाइज्ड होके और पिंक कलर प्रोड्यूस कर देता है, और जैसे ही एसिडिक मीडियम मिलेगा H+, कि यहाँ पर एसिडिक मीडियम, ठीक है, तो ये इस तरह इस फॉर्म में आ जाता है। तो इसमें जो HPH है, अब देखते हैं कि एसिडिक मीडियम में कलरलेस है, बेसिक मीडियम में पिंक कलर आता है। तो टाइट्रेशन के एंड पॉइंट के बाद सॉल्यूशन का pH एकदम चेंज होता है, मींस उसका नेचर चेंज हो जाता है, वो एसिडिक से बेसिक या बेसिक से एसिडिक हो जाता है। तो इस तरह से जैसे ही pH चेंज हुआ, इंडिकेटर आयोनाइज्ड हुआ और उसने एक नया कलर प्रोड्यूस कर दिया। जैसे फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर हम डाल दें कि हमने यहां पर ले लिया, ये है हमारे पास HCl, ठीक है, ये कैसा है? अननोन। आपने इसमें HPH मिला दिया, ठीक है, अब इसमें क्या ऐड करते जा रहे हैं? HCl, ठीक है। तो पहले तो सॉल्यूशन क्या रहेगा? कलरलेस।
क्योंकि जब तक एसिड है तब तक कलर रहेगा। जैसे ही एंड पॉइंट आया, ठीक है, और HCl थोड़ा सा भी इंक्रीज किया तो पूरे सॉल्यूशन में क्या होगा, पिंक कलर आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर OH बढ़ जाएंगे और सॉल्यूशन का मीडियम क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो जब तक मीडियम एसिडिक था तो फिनोप्थिलीन कलरलेस था। जैसे ही बेसिक मीडियम आया उसने एकदम कलर चेंज करके और क्या कर दिया, उसने इस तरह से मीडियम का कलर चेंज कर दिया और हमें एंड पॉइंट का डिटेक्शन हो गया। तो इस तरह से जो इंडिकेटर है वो मीडियम का कलर चेंज करके अपने जो है एंड पॉइंट को डिटेक्ट करते हैं। ठीक इसी तरह से जैसे ये होता है MEOH, ठीक है, इसको हम मिथाइल ऑरेंज ले लें, ये है, ठीक है। तो जब बेसिक मीडियम होता है जब तक, तो इस जो कलर होता है वो होता है येलो। आयोनाइज्ड हुआ Me++OH-। तो यहां पर जैसे ही ये था एसिडिक मीडियम आपने बढ़ाया तो यहां पर ये जो आयोनाइज्ड फॉर्म हो गया इसका, ठीक है, और ये होता है पिंक कलर का। तो कौन से मीडियम में आ गया, ये एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम आते ही पूरा मिथाइल ऑरेंज पिंक कलर प्रोड्यूस कर देता है, और जब तक बेसिक मीडियम रहेगा इस तरह से येलो कलर होगा। तो इस तरह से ये pH चेंज होने से क्या करते हैं, इस तरह से अपना कलर प्रोड्यूस करते हैं और एंड पॉइंट को डिटेक्ट कर लिया जाता है। अब हम आ जाते हैं इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होता है इनकी pH रेंज, ठीक है, pH रेंज ऑफ इंडिकेटर, ठीक है, या इसी को बोलते हैं कलर ट्रांजिशन रेंज, CTR। समझ गए बच्चों, कलर pH रेंज ऑफ इंडिकेटर या इसी को बोला जाता है CTR, कलर ट्रांजिशन रेंज। तो देखो जो भी इंडिकेटर होता है, ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर, वो अपना कलर चेंज करता है और एक pH रेंज में होती है, एक सर्टेन pH रेंज में। ऐसे नहीं कि बिल्कुल फिक्स पॉइंट या शार्प पॉइंट पर कलर चेंज दिखने लगे। मतलब जो इंडिकेटर है अपना कलर चेंज करता है तो उसके लिए एक pH रेंज लगती है। उस pH रेंज को बोला गया है क्या बच्चों, pH रेंज ऑफ इंडिकेटर या कलर ट्रांजिशन रेंज। मतलब ये कहेंगे हम कि एसिड बेस इंडिकेटर जो होते हैं, इंडिकेटर्स चेंज, ठीक है, देयर कलर एट सर्टेन pH रेंज, और इसी को बोला जाता है CTR, कलर ट्रांजिशन रेंज। समझ गए बच्चों कि हर एक जो इंडिकेटर है वो एक डेफिनेट pH पर नहीं बल्कि एक pH की रेंज में, एक लिमिट से दूसरी लिमिट के बीच में एक कलर चेंज शो करता है, जिसे हम बोलते हैं उसका CTR। अगर इंडिकेटर, ध्यान रखें कि इंडिकेटर अगर एसिडिक नेचर का है, दो इंडिकेटर टू टाइप्स के होते हैं, एसिडिक वाले नेचर वाले और बेसिक। तो अगर आप एसिडिक, ठीक है, इंडिकेटर की बात करें, जो एसिडिक इंडिकेटर होता है, ठीक है, जैसे कि फिनोप्थिलीन होता है, फिनोल्फथलीन, ये इसका जो CTR होता है ना बच्चों, वो होता है पीए जो है ये आता है ग्रेटर देन, मतलब CTR रेंज जो होगी इसकी, अब कलर ट्रांजिशन, वो होती है इसकी CTR जो pH इक्वल्स टू 8, मतलब pH 8 से ऊपर आती है बेसिक मीडियम में। मतलब यहां कहां आएगा इसका CTR, बेसिक मीडियम में। मतलब जो इंडिकेटर एसिडिक नेचर का होगा, जैसे फिनोप्थिलीन एसिडिक नेचर का होता है, तो उसका जो CTR होगा, ठीक है, वो pH 8 से ज्यादा पे आएगा, मींस बेसिक मीडियम पे। और जो बेसिक इंडिकेटर होगा, ठीक है, जो बेसिक इंडिकेटर होता है जैसे कि मिथाइल ऑरेंज, ये जो होता है मिथाइल ऑरेंज, इसका जो CTR होता है वो लेस देन pH इक्वल टू 3.3। समझ गए ना कि यह हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि एसिडिक मीडियम में तो ये लेस देन 7 आ जाएगा, कि
जो एसिडिक इंडिकेटर है उसका CTR तो है pH 8 से ऊपर, और जो बेसिक इंडिकेटर होगा मिथाइल ऑरेंज जैसा है उसका CTR होगा 7 से नीचे। जैसे देखो फिक्स बता दूं कि जो फिनोफ्थलीन होता है, ठीक है, इसका जो CTR है वो होता है 8.3 से 10.3 के बीच में, और जो मिथाइल ऑरेंज है, ठीक है, उसका CTR आता है 3.3 से 4.4 के बीच में। तो ध्यान रखें कि कोई भी इंडिकेटर तभी यूज किया जा सकता है एसिड बेस, ठीक है, टाइट्रेशन में, जब उसका CTR के बराबर या उससे ज्यादा मीडियम का पीएच एंड पॉइंट के बाद चेंज होना जरूरी है। मीन्स अगर हम फिनोप्थलीन इंडिकेटर का यूज कर रहे हैं टाइट्रेशन में, तो जैसे ही एंड पॉइंट आए अगर एक ड्रॉप भी NaOH मिला दिया जाए तो मीडियम का पीएच 8 से ऊपर पहुंच जाना चाहिए, तभी हम इस इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। और मिथाइल ऑरेंज का यूज तभी कर सकते हैं जब हम एंड पॉइंट के बाद अगर एक ड्रॉप भी एसिड बढ़ा दें तो पीएच 3 से नीचे पहुंच जाए। इसका मतलब है कि ये दोनों इंडिकेटर जो है केवल स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस या दोनों स्ट्रॉन्ग कंडीशन ले ली जाए तब यूज कर सकते हैं। वीक वीक अगर एसिड बेस हो गए तो इन इंडिकेटर्स का यूज नहीं कर सकते, समझ गए ना। तो CTR के लिए जरूरी है कि इंडिकेटर जो है क्या हो, यूज करना है टाइट्रेशन में तो उनका CTR से ऊपर पीएच चेंज होना चाहिए। किसके बाद? एंड पॉइंट के बाद। यहां तक बात क्लियर है। अब हम आ जाते हैं कि इनका CTR कैसे डिसाइड किया गया है, और जो कलर चेंज आता है किसी भी आयन के कारण तो उसकी कंसंट्रेशन किस तरह से होनी चाहिए। तो देखो अगर हम यहां पर आ जाएं, ठीक है, कि कलर चेंज ड्यू टू कलर चेंज, ठीक है, ड्यू टू HPH, पहले मैं इसके बारे में बताता हूं। तो देखो बच्चों यहां पर एक HPH अगर हम लें तो ये आयोनाइज्ड होता है H प्लस प्लस PH माइनस में, ठीक है। ये कलरलेस है और ये है पिंक। तो एक थ्योरी दी गई है कि कलर, अगर कलर ड्यू टू एनी स्पीसीज, ठीक है, कि जिसके कारण कलर आ रहा है, एनी स्पीसीज, कि जिस आयन या जिस मॉलिक्यूल के कारण जो कलर आ रहा है उसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए। तो अगर मान लो कलर, हम ये कहें कि कलर ड्यू टू HPH अनआयोनाइज्ड फॉर्म, तो ये होना चाहिए 10 इंटू, ठीक है, मतलब HPH के कारण जो कलर होना चाहिए वो होना चाहिए, जो HPH की कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन, ये होना चाहिए 10 ग्रेटर देन 10 टू दी 10 इंटू पीएच आयन कंसंट्रेशन। समझ गए बच्चों कि अगर हम ये कहें कि HPH के कारण कोई कलर आ रहा है तो ये कलर तभी ऑब्जर्व होगा जब HPH की मोलर कंसंट्रेशन, मतलब अनआयोनाइज्ड फॉर्म की जो कंसंट्रेशन है वो उसके आयोनाइज्ड फॉर्म की कंसंट्रेशन से 10 टाइम्स होनी चाहिए। तब पूरा सॉल्यूशन कैसा दिखेगा? कलरलेस। ये ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर मान लो ये दिख रहा है कि कलर ड्यू टू पीएच माइनस, मींस पिंक कलर, ठीक है, तो ध्यान रखें कि पीएच आयन की जो कंसंट्रेशन है वो 10 इंटू HPH होनी चाहिए। ऐसा रूल है कि मिनिमम जिस आयन या जिस मॉलिक्यूल के कारण जो कलर आ रहा है, सीधी सी बात है, उसकी कंसंट्रेशन जो है दूसरे आयन जिसके, ठीक है, आयन से 10 टाइम ज्यादा होनी चाहिए। सीधी सी बात है। ऐसा भी लिख सकते हैं कि कलर ड्यू टू अनआयोनाइज्ड फॉर्म, ठीक है, तो अनआयोनाइज्ड फॉर्म की जो कंसंट्रेशन है ये है, ये इक्वल हो या ग्रेटर देन 10 इंटू आयोनाइज्ड फॉर्म, ये है। और अगर आयोनाइज्ड फॉर्म के कारण कलर आ रहा है, ये है, तो ग्रेटर देन 10 इंटू
अनआयोनाइज्ड फॉर्म। ये रूल याद रखना है कि जिसके कारण कलर आ रहा है, जैसे हम कहें कि पिंक कलर आ रहा है, पिंक कलर ऑफ HPH फिनोप्थिलीन, तो हम लिखेंगे कि जो pH माइनस है ग्रेटर देन 10 इंटू HPH, और कलरलेस अगर रहेगा तो HPH का जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म है उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है कितनी होनी चाहिए, मिनिमम ग्रेटर देन 10 इंटू pH माइनस। तो इस तरह से हमें किसी कलर की ऑब्जर्वेशन हो सकती है। ये ध्यान रखना है कि फिनोप्थिलीन में अगर पिंक कलर लाना है तो pH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन HPH से 10 टाइम्स से ज्यादा होनी चाहिए, या इसका उल्टा तो कलरलेस हो जाएगा। अब आता है कि pH रेंज कैसे निकालें। तो किसी भी इंडिकेटर का अगर आपको pH निकालना है तो फॉर्मूला लगेगा उसका pK। अगर हम एसिड के लिए लें, ठीक है, कि एसिडिक इंडिकेटर के लिए pH रेंज का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो देखो जैसे हमने लिया HPH, आयोनाइज्ड हुआ H प्लस और pH माइनस, तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा pH इक्वल टू pK, ठीक है, इंडिकेटर प्लस log pH माइनस अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, HPH। तो अब आप लगा लो कि pH रेंज क्या होगी। तो अगर हमें pH रेंज निकालनी है तो देखो, एक यहां पर अभी आपने देखा pH माइनस और HPH इनका रेशियो 10 हो, तो पिंक कलर देखो आएगा जब, तो pH रेंज क्या होनी चाहिए, PKIN प्लस log, ठीक है, यहां हो जाएगा कितना कि जो HPH है तो यहां पर हम रखेंगे 10 ऐसा इंटू HPH अपॉन HPH, मीन्स यहां पर pH आ जाएगा PK इंडिकेटर प्लस 1। समझ गए ना कि जो पिंक कलर अगर लाना है तो उसके लिए जो pH लगेगा वो होगा PKIN प्लस 1, और अगर कलरलेस रहना है, ठीक है, तो कलरलेस में अगर आप pH देखेंगे तो PKIN प्लस log, यहां आपने रखा क्या, pH माइनस, ठीक है, तो यहां हो जाएगा 10 pH माइनस, तो pH इक्वल टू हो जाएगा PKIN माइनस 1। तो इस तरह से अगर आप देखें कि pH रेंज जो हुई, रेंज ऑफ HPH, ठीक है, फिनोप्थिलीन मतलब थलीन, तो वो कितनी होगी बच्चों, pH रेंज होगी PKIN प्लस माइनस 1। समझ गए ना कि यहां फिर से समझें कि किसी भी इंडिकेटर के कारण कलर चेंज ड्यू टू HPH तो कलरलेस है, ये पिंक है। कलर ड्यू टू एनी स्पीसीज मींस कलर ड्यू टू HPH अनआयोनाइज्ड फॉर्म, तो इसकी HPH की जो मोलर कंसंट्रेशन है उसके आयोनाइज्ड फॉर्म से 10 टाइम्स से ज्यादा होनी चाहिए, तब ये कलरलेस रहेगा सॉल्यूशन। अगर पिंक कलर लाना है तो pH की जो कंसंट्रेशन है वो HPH से 10 टाइम्स या उससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। कलर ड्यू टू अनआयोनाइज्ड फॉर्म सीधा सिंपल है, अनआयोनाइज्ड के कारण तो वो आयोनाइज्ड फॉर्म से 10 टाइम्स ज्यादा कंसंट्रेशन रखे, आयोनाइज्ड फॉर्म के कारण है तो अनआयोनाइज्ड फॉर्म से 10 टाइम्स ज्यादा रखे। अगर हम पिंक कलर आप pH देखें तो pH माइनस 10 टाइम्स HPH से ज्यादा, कलरलेस देखें तो ये होगा। अगर हम इसका pH रेंज निकालने का फॉर्मूला देखें तो ये होता है pH PKIN प्लस log pH माइनस अपॉन HPH, ठीक है। तो ये अगर 10 रेशियो में है तो उस समय जो है पिंक कलर आएगा, और हमें pH इक्वल टू क्या लिखेंगे, इस तरह से pH PKIN प्लस 1, और कलरलेस का देखना है तो ये है। इसका मतलब है कि जो HPH है मतलब फिनोल्फथलीन है, ठीक है, उसकी pH रेंज कितने से कितने होगी। तो ध्यान रखें कि जो PKIN होता है इसका वो होता है 8 सॉरी ये होता है इसका जो फिनोल्फथलीन है इसका PKIN होता है 9.3, ठीक है। तो पिंक कलर के लिए जो pH चाहिए है वो हो जाएगा कितना बच्चों, 9.3, मतलब है कि हमें पिंक कलर लाना है तो pH रेंज चाहिए PKIN प्लस 1, मीन्स
9.3 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 10.3। और अगर कलरलेस रहना है तो pH चाहिए है 9.3 माइनस 1 मीन्स 8.3। तो इस तरह से जो pH रेंज है किसकी, फिनोप्थलीन की, वो हो जाएगी 8.3 से लेके 10.3। मतलब जो कलरलेस रहेगा ये, ठीक है, तो कलरलेस रहेगा जब pH लेस देन 8.3 हो, ठीक है, और जो पिंक कलर आएगा तो उसका pH किससे ज्यादा हो, 10.3 से। इस तरह से कि जो है pH रेंज चाहिए आपको फिनोप्थलीन की, तो ये है फिनोप्थलीन की pH रेंज, और वो है 8.3 से 10.3। कलरलेस रहेगा तब जब pH मीडियम का 8.3 से नीचे चला जाए, और पिंक कलर आएगा जब pH ऊपर हो जाए। ठीक इसी तरह से अगर बेसिक, ठीक है, बेसिक इंडिकेटर है जैसे कि मिथाइल ऑरेंज होता है, तो उसका पहले पीओएच कैलकुलेट किया जाता है, तो वो होता है पीके, ठीक है, यहां पर हम केबी के फॉर्म में लिख लें कि यहां हो जाएगा पीके इंडिकेटर और प्लस लॉग एम ई प्लस अपॉन एम ई ओ एच। अब अगर हमें ये कहें कि कलर ड्यू टू एम ई प्लस, ठीक है, तब एम ई प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए वो 10 इंटू क्या होनी चाहिए बच्चों, एम ई ओ एच। और अगर कलर ड्यू टू एम ई ओ एच, तो एम ई ओ एच की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 टाइम्स देन एम ई प्लस। ओके, तो देखो इसका पीएच रेंज क्या जाएगा, तो हम पीएच रेंज इक्वल टू ऐसा लिखेंगे। अगर हम देखें कि इसकी पीएच रेंज, तो पी एच रेंज अगर आप देखोगे तो इसका हो जाएगा 14 माइनस पी के आई एन माइनस लॉग, और यहां क्या आ जाएगा आपका एम ई प्लस अपॉन एम ई ओ एच। इससे निकाल सकते हैं। अब मान लो कि एम ई प्लस के कारण जो कलर आ रहा है, कलर, ठीक है, तो मतलब पिंक कलर, तो हमारे पास पी एच इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस, और ये बता दूं पी के आई एन ऑफ जो है एम ई ओ एच जो होता है, ठीक है, वो कितना होता है 9.1 के आसपास। कितना होता है इसका, पी के इसका होता है पी के बी 9.7, सॉरी कितना है 9.7। तो यहाँ देखो आप ऐसे रख सकते हैं 9.7 माइनस लॉग, यहाँ हो जाएगा 10 एम ई ओ एच अपॉन एम ई ओ एच, तो हो जाएगा पी एच हो जाएगा 14 माइनस 9.7 माइनस 1, इस तरह से। तो ये हो जाएगा हमारे पास 14 माइनस 10.7 मीन्स 3.3। तो ये तो हो गई पीएच की लोवेस्ट रेंज, पीएच कलर। जब किसके कारण, जब कलर ड्यू टू एम ई जो कलर होगा, ठीक है, उस समय पीएच जो होनी चाहिए लेस देन 3.3। और अगर एम ई ओ एच के कारण कलर आ रहा है, ठीक, तो हमारे पास पीएच रेंज देखो क्या बचेगी 14 माइनस 9.7 माइनस लॉग 1/10। समझ गए ना, ऐसा क्यों, क्योंकि जो एम ई प्लस अपॉन 10 एम ई प्लस ये लेंगे इसकी जगह, तो पी एच इक्वल टू 14 माइनस 9.7 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा +1। तो इस तरह से जो पी एच आएगी तो ये हो जाएगी आपके पास कितनी 5.3। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें पिंक कलर लाना है, पिंक कलर ड्यू टू, ठीक है, एम ई प्लस, तो पी एच लेस देन कितना होना चाहिए 3.3, और येलो कलर रखना है एम ई के कारण, तो पी एच ग्रेटर देन 5.3, तभी ये कलर चेंजेस होंगे, और इस तरह से हमें जो है इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं। तो देखो मैं बता दूं कि अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ये टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो मिथाइल ऑरेंज
एंड ठीक है फिनोप्थिलीन, बोथ यूज कर सकते हैं। समझ गए बच्चों, दोनों का यूज किया जा सकता है। क्यों हो कर सकते हैं? क्योंकि एक भी ड्रॉप अगर एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग आ गए तो एंड पॉइंट के बाद जो पीएच है वो एकदम से 8 से ऊपर पहुंच जाएगा या नीचे आ जाएगा। मतलब अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, तो पीएच एकदम से डिक्रीज होके कहां पहुंच सकता है? 3.3 से नीचे, ठीक है, आफ्टर एंड पॉइंट। और स्ट्रॉन्ग बेस अगर आपके पास है तो पीएच एकदम से इंक्रीज हो सकता है 8.3 से ऊपर, ठीक है, आफ्टर एंड पॉइंट। इसीलिए इन दोनों का यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन होता है तो मिथाइल ऑरेंज फिनोप्थिलीन दोनों का यूज कर सकते हैं। अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज किया है प्लस वीक बेस है, ठीक है, तो किसका यूज होता है? मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। क्यों कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का अगर आप यूज कर रहे हैं तो मिथाइल ऑरेंज का यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड के एक भी ड्रॉप से पीएच रेंज एकदम से नीचे चला जाएगा पीएच 3.3 से। इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में मिथाइल ऑरेंज का यूज कर सकते हैं। अगर ये लिखा है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, तब यहां यूज किया जा सकता है फिनोल्फथलीन। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस का एक ही ड्रॉप एंड पॉइंट के बाद पीएच को एकदम चेंज करके 8.3 से ऊपर पहुंचा सकता है। और फोर्थ अगर है कि वीक एसिड प्लस, ठीक है, वीक बेस, तो नो, ठीक है, तो इसमें जो है फिनोल्फथलीन हो चाहे मिथाइल ऑरेंज हो, नॉट यूज्ड, इनमें नहीं कर सकते, क्योंकि इनका पीएच 6 से ऊपर नहीं जाता और 4 से 7 से ऊपर 8 7 8 के बीच में रहेगा। बेसिक मीडियम रखें, ज़्यादा बेस मिला दें, या फिर इसी तरह से 6 से 7 के बीच में, चाहे एसिड कितना भी मिला दें, इसी के बीच में रहेगा। और ऐसे में हम इन इंडिकेटर्स का यूज वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन में नहीं कर सकते। तो इस तरह से कुल मिला के ये था सीटीआर के बारे में। तो सीटीआर अच्छी तरह समझ गए होंगे आप, ओके। सीटीआर वो पीएच रेंज है जहां पर कोई भी इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर देता है। एसिडिक इंडिकेटर की सीटीआर आती है 8 से ऊपर, और बेसिक इंडिकेटर है तो उसकी सीटीआर पीएच आती है 7 से नीचे। फिनोप्थिलीन की सीटीआर जो होती है 8.3 से 10.3 के बीच में, मिथाइल ऑरेंज की ये होती है। कलर ड्यू टू पीएच, तो कलरलेस पिंक कलर। कलर लाने के लिए जरूरी है कि जिसके कारण अनआयोनाइज्ड फॉर्म के कारण अगर कलर आ रहा है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन आयोनाइज्ड फॉर्म से 10 टाइम्स या उससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब कलर ड्यू टू पीएच, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन इससे ज्यादा होनी चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि कलर ड्यू टू अनआयोनाइज्ड फॉर्म, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन आयोनाइज्ड फॉर्म से 10 टाइम ज्यादा हो, और कलर आयोनाइज्ड फॉर्म के कारण है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन अनआयोनाइज्ड फॉर्म से 10 टाइम ज्यादा हो। पिंक कलर ऑफ एचपीएच, तो इसमें पीएच की कॉन्सेंट्रेशन एचपीएच से 10 टाइम ज्यादा हो या उससे भी कहीं ज्यादा हो। कलरलेस है तो ये ज्यादा हो। अब इसका पीएच, इसका जो है पीएच निकालने का, एसिडिक इंडिकेटर का पीएच निकालने का ये फॉर्मूला है, pKin प्लस लॉग एच, ठीक है, ये है। अगर हम इसका पीएच रेंज देखिए है तो इस तरह से यहां पर अगर आपको, ठीक है, तो ये हो गया हमारा पीएच कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब यहां पर आपने देखा कि अगर H और इसका रेशियो 10 है तो ये पिंक कलर जो है पीएच के कारण, तो ये आएगा pKin प्लस 1, कलरलेस आएगा तो -1। तो पीएच रेंज आप ये हो गई pKin प्लस -1 है ना। एचपीएच का ये है 9.3, तो पिंक कलर आने के लिए चाहिए 10.3, कलरलेस आने के लिए 8.3। पीएच रेंज फिनोप्थिलीन की ये है, तो इस तरह से कलरलेस रहेगा इससे नीचे, पिंक कलर रहेगा 10 से ऊपर। बेसिक इंडिकेटर है तो ये पीओएच लगेगा, ठीक है। कलर ड्यू टू M+, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन इससे ज्यादा होनी चाहिए, इसके कारण है तो ये होना चाहिए। पीएच रेंज निकालना है तो ये फॉर्मूला लगेगा। एमी कलर पिंक कलर लाना है तो ये हो जाएगा आपके पास जो है MUH का, तो -1 3.3, और इसके कारण है, ठीक है, अगर इसके कारण कलर है तो 5.3, और इस तरह से ये इसकी पीएच रेंज होगी। आप चारों इंडिकेटर का, चारों टाइट्रेशन में दोनों इंडिकेटर का यूज इस तरह से देख सकते हैं। तो यहां तक था, कुल मिला के क्लियर हुआ, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।